नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। कश्मीर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कश्मीर की एक बेहद खूबसूरत जगह जिसका नाम है सोनमर्ग। सोनमर्ग पर्यटकों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस हैं और यहाँ पर कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। कई सारे प्लेसेस हैं जो कि आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज उन सभी प्लेसेस के लिए आज हम आपको गाइड करेंगे, कैसे आप अपना कश्मीर ट्रिप प्लान कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं और मिलकर एक्सप्लोर करते हैं सोनमर्ग। तो सोनमर्ग के लिए हमें जाना होता है श्रीनगर से होते हुए। अभी हम हैं श्रीनगर में। सोनमर्ग का डिस्टेंस श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर्स का है। लगभग 80 किलोमीटर के डिस्टेंस को पार करके हमें जाना होता है और जो रास्ता हम पार करते हैं वो भी बेहद खूबसूरत होता है। हालांकि अभी हम हमारे होटल में हैं, ये रिजॉर्ट है जहां पर हम रुके हुए हैं। तो अब इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हम बढ़ रहे हैं श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए। श्रीनगर से सोनमर्ग जाने वाले रास्ते पर हमें डल लेक नज़र आती है और ये डल लेक काफ़ी बड़ी है और जो श्रीनगर की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है वो है डल लेक, जहाँ पर शिकारा राइड, हाउस बोट, इस तरह की सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। सोनमर्ग जाते वक्त हम डल झील के किनारे पर रुके हैं और आपको दो इंटरेस्टिंग स्थान दिखाना चाहेंगे डल झील के किनारे। सर हमारे साथ हैं, एक लोकल पर्सन है। सर ये आप मुझे थोड़ा बताइएगा, ये जो पेड़ बीच में दिख रहे हैं ये चार चिनार के हैं क्या? हाँ, जो डल झील है, डल झील दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है जी। दोनों पार्ट्स में एक बीच में एक आइलैंड है जी। इसका नाम है रोपलांग और जो दूसरे उसका नाम है सोनलांग। इसको ऐसे चार चिनार भी कहते हैं। अच्छा। उस पर भी चार चिनार लगे हैं और इस पर भी चार चिनार लगे हैं। और ये आइलैंड जैसा? हाँ, ये आइलैंड है बीच में। हाँ। दो है मतलब? हाँ, एक उधर भी है, एक इधर भी है। हाँ। और इधर नहीं चलती है शिकारा वगैरह? नहीं, इधर भी चलती है, जहाँ घाट से आगे थोड़ा घाट। अच्छा, घाट है। हाँ, उधर शिकारा चलती है। हाँ। और ये क्या कचरा साफ करने के लिए? हाँ, ये कचरा साफ करने के लिए लेबर। वो देखो एक साथ। अच्छा। और वो बतख भी बहुत? हाँ, बतख भी है। हाँ। और वो है जो वो माइग्रेंट बर्ड्स है। माइग्रेंट हाँ। कहाँ से आते हैं? ये बोलते हैं ये साइबेरिया से आते हैं। साइबेरिया से? हाँ। वो ब्लैक वाले? हाँ, ब्लैक ये सर्दियों में होते हैं इधर, बस गर्मियों में नहीं होते। सर्दी खत्म हो जाएगी ये भाग जाएंगे। अच्छा। ओके सही है, बहुत बढ़िया अंकल। और वो हजरत बल श्राइन? वो हजरत बल श्राइन है। हाँ, पीछे वाला हजरत बल श्राइन है। और साथ में वो है कश्मीर यूनिवर्सिटी वो। अच्छा, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी है। ओके। और अंकल के पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी देखने मिली है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अंकल इसको कैसे रखते हैं आप अंदर? इसको ऐसे रखते हैं फैरन के नीचे। फैरन? अच्छा, ये जो ड्रेस है इसको फैरन बोलते हैं। फैरन बोलते हैं। ये गर्म होता है बहुत? ये हाँ, ये वूल का कपड़ा। अच्छा, असली जो वूल है? हाँ, असली वूल है। ऊन का मतलब? ऊन का। और ये आप अंदर कैसे? अंदर ऐसे रखते हैं हाथ में। अच्छा, हाथ में? इसमें थोड़ा आग होता है। अच्छा। पहले कोयला डालते हैं, उस पर थोड़ा आग दिखाते थोड़ा। फिर ये लगभग रहेगा दिन भर हमको। अच्छा, ये इसमें ये कोयला है? कोयला, हाँ, पहले कोयला डालते हैं। हाँ। उसमें थोड़ा आग लगाएंगे ना। हाँ। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक जाएगा। जैसे कपड़ों में आग नहीं लग जाती? नहीं, हमको आदत पड़ गई ना। हाँ, जो अगर कोई और दूसरा ये रखेगा ना। हाँ। वो तो खुद बिस्तर भी जलाएगा। हम बिस्तर में भी इस्तेमाल करते। थोड़ा बिस्तर गर्म हो गया तो फिर बाहर करते हैं। मैंने कश्मीर के बारे में पढ़ा था कि जब मैं पढ़ती थी किताबों में, तो उस समय मैंने पढ़ा था कि कश्मीर में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि लोग अंगीठी लेकर के चलते हैं। जिस तरीके से इन्होंने अंगीठी ले रखी है और अंगीठी को अंदर कपड़े के अंदर भी रख लेते हैं, इस तरीके से गर्म हो जाता है। और बिस्तर में भी रख लिया करते हो? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मतलब इससे गर्माहट बनी रहती है और ठंड कम रहती है। ये कितना घंटा चल जाता है लगभग? जैसा कोयला है, इसमें कोयले में भी एक दो किस्म। अगर सख्त किस्म का कोयला होगा तो वो 24 घंटे चलेगा। 24 घंटे। अगर थोड़ा होगा ना लोकली वेद का जो टहनी वहनी उसका बनाते हैं। हाँ। वो दिन भर चलेगा 5-6-7 घंटे तक। अरे वाह। बॉडी गर्म करने का। और ऐसे दिखता नहीं है, बाहर से देखो तो दिखता नहीं दिखता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सोनमर्ग जाने वाले हाईवे पर अभी हम रुके हुए हैं और मैं आपको थोड़ा सा एक यूनिक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि हम देखते हैं कश्मीर को फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में कि बहुत ज़्यादा लश ग्रीन होता है, बहुत ज़्यादा हरा भरा रहता है। लेकिन अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये खेत हैं जो कि कश्मीर में बनाए हुए हैं, मतलब यहाँ पे खेती की जाती है। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे तो एक भी ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही। यहाँ तक कि माउंटेन्स पर भी देखेंगे तो पहाड़ जो है ब्लैक कलर के हैं या फिर ग्रीनरी बिल्कुल गायब है।
भले स्नो है यहाँ पर, लेकिन ग्रीनरी गायब है। और ये महीना है फरवरी का, जब हम यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। तो यहाँ जब आप इस टाइम पर आते हैं तो आपको ग्रीनरी कहीं पर नज़र नहीं आती, और बर्फ़ ज़रूर नज़र आएगी। अभी वैसे हम सोनमर्ग पहुँचे नहीं हैं, सोनमर्ग पहुँचने में टाइम है। लेकिन सर एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ पर ग्रीनरी कब रहती है? ग्रीनरी अभी जैसे ये अभी इन्होंने खेत बीज दिए हैं जी, तो ये चालू हो गया। अभी इस पे फसल उगेगी, जैसे गेहूँ, मक्का, काफ़ी चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ गेहूँ मक्का भी उगाते हैं? हाँ, चावल वगैरह ये सब उगता है यहाँ पे। अच्छा, तो फिर वो आ जाएगा। मतलब ये ग्रीनरी, अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उसको, टूरिस्ट को ग्रीनरी कब दिखती है यहाँ पर? मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है। जैसे मार्च एप्पल, अप्रैल में। हाँ, एप्पल के पेड़ अभी देखे होंगे आपने, तो पूरे सूखे सूखे रहते हैं। मतलब गर्मियों के टाइम पे या गर्मियों में पूरा ग्रीन रहता है। पूरा ग्रीन रहता है। और जब ये Lush स्नो green वाला रहता टाइम रहता है, स्नो में भी अभी जैसे पीछे पतझड़ हो जाती है, उसके बाद पेड़ हाँ, जैसे ये लगता है जैसे कि भी ये हाँ, दूसरे पेड़ भी आप देखेंगे तो ये पूरे पतझड़, मतलब हाँ, एक भी पत्ता तक नहीं है। बिल्कुल नहीं। अभी इस पे नए पत्ते आएंगे, ये मार्च एंड में स्टार्ट आना शुरू हो तो ये जाएंगे। मरते नहीं है ये पेड़? नहीं, बिल्कुल ये दोबारा फिर ऐसे ही हरे भरे हो दोबारा जाएंगे। ऐसे वैसे। हरे भरे हो जाएंगे। मतलब अगर स्नो टाइम में आप आते हैं तो स्नो तो मिलेगी, लेकिन ग्रीनरी नज़र नहीं आएगी। अभी सोनमर्ग पहुंचने में कुछ देर बाकी है, तब तक मैं आपको सोनमर्ग के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देता हूं। सोनमर्ग का शाब्दिक अर्थ है सोने का मैदान। सोनमर्ग दो अलग अलग शब्दों के मेल से बना हुआ है। सोन मतलब सोना और मर्ग मतलब मैदान, तो सोने का मैदान। क्योंकि जब सोनमर्ग में हरियाली हो जाती है और जब गर्मियों का सीज़न आता है तो सोनमर्ग में सूरज की किरणें कुछ इस प्रकार पड़ती हैं कि वो घास के मैदान चमचमाते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि सोने के मैदान हो। सोनमर्ग कश्मीर के गांदरबल जिले में 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वतीय पर्यटक स्थल है। दिसंबर से मार्च के बीच सोनमर्ग में खूब स्नोफॉल होती है, तो अगर आप कश्मीर टूर के दौरान बर्फ देखना चाहते हैं तो दिसंबर से मार्च के बीच आप अपना टूर बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ गर्मियों में भी आते हैं तो आपको चारों तरफ हरियाली नज़र आएगी, एक अलग ही नज़ारा नज़र आएगा जो कि विंटर्स में नज़र नहीं आता। कुल मिला के अगर आप कश्मीर गर्मियों में आते हैं या फिर सर्दियों में आते हैं, दोनों में आपको एक अलग ही नज़ारा देखने मिलेगा। सोनमर्ग जाते वक्त रास्ते में हम वापस से एक और पॉइंट पर रुके हैं। एक्चुअल में यहाँ की नेचुरल ब्यूटी इतनी खूबसूरत है कि हम जगह जगह पर रुकना पसंद करते हैं। अगर आप भी यहाँ आएंगे तो आपको ये जो नज़ारे हैं ये अपनी आंखों में एक तरह से छा जाएंगे, क्योंकि ऐसे नज़ारे कहीं और नज़र नहीं आते। और इस नज़ारे के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस नीचे की साइड आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एक गांव बसा हुआ है। गांव का कौन सा नाम है ये तो मैं प्रॉपरली बता नहीं पाऊंगा, लेकिन पूरे इतने सारे आप नीचे देखेंगे, कई सारे घर बने हुए हैं और कई सारे पेड़ हैं। हालांकि पेड़ अभी हरे भरे नहीं हैं, लेकिन नीचे बहुत सारे घर हैं और बहुत ही खूबसूरत सा पिक्चर पॉइंट भी ये है। और मैं आपसे सर से थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, सर ये जैसे अभी हम बहुत ज़्यादा हाइट पे खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये लोग नीचे कहीं से जाते होंगे इतना? नीचे ये पीछे से एक रोड आता है, तो ये आप देख रहे होंगे, ये सड़क है और ये हर जगह ऊपर जितने गांव हैं सब गांव में गाड़ियाँ जाती हैं। ये सारे छोटे छोटे दिख रहे हैं आप, तो ये सब रास्ते हैं। पर ये जगह जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्नो वाली है, तो जब ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो जाता है या कुछ हो जाता है तो ये लोग मैनेज कैसे करते हैं? तो अभी ये कुछ सदियों से रह रहे हैं, इन लोगों को आदत है, तो यहीं रहते हैं लोग, ये कहीं नहीं जाते। तो अभी देखो, आप देखो वहाँ पे सब लोग फैमिली घूम रही हैं, मतलब वही लोकल लोग ही हैं, बच्चे हैं, तो ये सब यहीं पे रहते हैं। नहीं, लेकिन जैसे अब यहाँ पे ना खेती हो रही है, ना कुछ फसल है, कुछ ग्रीनरी तो दिख ही नहीं रही, तो ये लोगों का मतलब खाने पीने का, राशन खाने पीने का ऐसा होता है कि अभी स्टॉक करके रखते हैं कुछ लोग। जैसे अभी अब कश्मीर में ये तो है नहीं कि हर पूरे कश्मीर में ही बर्फ़ गिरती है, तो ये वैसे मैं भी चंबा से हूँ तो मुझे पता है इतना कि जहाँ पे स्नोफॉल होती है, जहाँ हैवी स्नोफॉल होती है, तो 2-3 महीने का स्टॉक करके रखते हैं, खाने का, लकड़ी का, वो सब चीज़ें रहती हैं, तो उन्होंने स्टॉक कर रखा होता है पहले से। स्टॉक भी, और मतलब यहाँ तो उग नहीं रहा तो बाहर से आता होगा सब खाना? हाँ, वो तो बाहर से लेके आते जो उगता है। अब इसकी भी फसल की होती है ना, एक सीज़न होता है, तो जैसे हम स्टॉक कर लेते, जैसे गेहूँ होती है तो काफ़ी टाइम लगता है कि उसको स्टॉक कर लेते, 1-2 क्विंटल 4 क्विंटल उस हिसाब से गर्म में रखा होता है। तो वैसे तो रास्ते चालू ही रहते, रास्ता बंद नहीं होता। तो मतलब अगर बर्फ गिर जाती है तो गिर जाती है तो मशीन आती है तो रोड खुल जाता है। अच्छा। तो जा सकते हैं अपना।
अब जिस स्थान पर हम पहुंच चुके हैं यहाँ से सोनमर्ग सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर दूर है और जिस स्थान को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है सिंध नाला। कई लोग इसे सिंध नदी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा पिक्चर पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ फ़ोटोग्राफर्स भी आपको मिल जाएंगे जो कि 35 रुपीज़ 50 रुपीज़ में आपके बहुत अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ से आप फ़ोटोज़ भी क्लिक करा सकते हैं। लेकिन इस नाले की ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर ये जो बर्फ़ है ये इस पानी, ये नाले का ही पानी है लेकिन ये बर्फ़ बन चुका है। इतना ठंडा पानी है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी है और यहाँ पर हवा भी इतनी ज़्यादा ठंडी चल रही है कि मैं आपको थोड़ा सा ये नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा। ये हवा इतनी ठंडी चलने का कारण क्योंकि ये जो पहाड़ है वो पूरी तरह बर्फ़ से ढक चुके हैं और यहाँ पर टूरिस्ट भी काफ़ी सारे हैं। आप देख सकते हैं रोड के किनारे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लग चुकी हैं और ये जगह एक्चुअल में बहुत अच्छी जगह है, तो यहाँ पर रुकना चाहिए जब आप सोनमर्ग जाते हैं। सोनमर्ग एक हिल स्टेशन है जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। नेचुरल ब्यूटी की एक अद्भुत मिसाल है सोनमर्ग। सोनमर्ग सैलानियों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। जब आप यहां आएं तो गर्म कपड़े व बर्फ से बचने वाले कपड़े अपने साथ रखें। सोनमर्ग में ही स्नोफॉल देखने का असली मज़ा मिलता है। तो फाइनली अब इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम पहुंच चुके हैं सोनमर्ग और यहाँ पर आकर आप देखेंगे तो बर्फ़ की बड़ी बड़ी लेयर्स आपको नज़र आएंगी। रास्ते में हमने देखी थी कि बर्फ़ कम मात्रा में थी, लेकिन जब सोनमर्ग हम पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ हमें नज़र आती हैं और यहाँ पर कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ये एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं और इनके चार्जेस क्या हैं ये भी हम आपको कुछ ही देर में क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोनमर्ग में जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ अट्रैक्शंस। जो सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है वो है थाजीवास ग्लेशियर, जिसे थाजवास ग्लेशियर भी बोलते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। यानी कि 7 किलोमीटर इसी रास्ते से होते हुए आपको आगे जाना होता है। वैसे पोनीज जो घोड़े होते हैं यहाँ पे वो चलते हैं, उनकी रेट्स वगैरह भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये सारे प्लेसेस हैं जो कि आप सोनमर्ग में देख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सोनमर्ग में आप किस तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। जो सबसे अच्छी एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ पर है वो है स्नो बाइक की। कुछ इस तरह की स्नो बाइक होती है जो कि बर्फ़ में चलती हैं। मतलब अगर आप सोनमर्ग आ रहे हैं और आपको यहाँ पर बर्फ़ मिल रही है तो ये एक्टिविटी आपके लिए बहुत मज़ेदार हो सकती है। और लेकिन इसका चार्ज मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। इसका चार्ज है 2400 रुपये पर पर्सन का और इस 1 घंटे का चार्ज है। यानी कि ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं इस तरह से ये स्नो बाइक चलाई जाती है और इस एरिया में मतलब पूरी बर्फ़ वाला एरिया जो होता है इसमें कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं उस स्नो बाइक को। लेकिन आप नहीं चला सकते, आप भी चला सकते हैं लेकिन पीछे एक गाइड भी रहता है जो मतलब 2 आदमी की ये बाइक होती है और इसको इस तरह से बर्फ़ के अंदर चलाया जाता है। लगभग 1 घंटे का यह समय होता है और इसका चार्ज है 2400 रुपये पर पर्सन का। और दूसरी एक्टिविटी जो सोनमर्ग में आप कर सकते हैं वो है स्लेज गाड़ी की। कुछ इस तरह की ये हाथ गाड़ी होती है, इसको एक व्यक्ति ऊपर तक खींच कर लेके जाते हैं। फिर यहाँ पर पीछे की साइड तो पैसेंजर बैठते हैं यानी कि जो आप टूरिस्ट हो वो बैठते हैं और आगे की साइड जो इनके ड्राइवर होते हैं वो बैठते हैं और आगे से इसको गुड़काते हुए नीचे की तरफ लाते हैं, मतलब ढलान पे लेके आते हैं। तो ये एक भी काफ़ी अच्छा एडवेंचर है जो कि आप यहाँ कर सकते हैं। इसका पर पॉइंट का चार्ज लगभग 400 से 500 रुपये लगता है, लेकिन अगर आप आगे पॉइंट बढ़ाते हैं या फिर टाइम बढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से इसके चार्जेस बढ़ सकते हैं। तो इसका भी एडवेंचर आप ले सकते हैं। और जो सोनमर्ग का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है थाजवास ग्लेशियर और उसकी लोकेशन की जानकारी मैं आपको थोड़ा सा देना चाहूँगा। यहाँ आप पीछे जो हमारे पीछे पहाड़ देख पा रहे हैं उस पहाड़ के जस्ट पीछे की साइड अगर जाते हैं
तो वो है थाजवास ग्लेशियर। लेकिन अगर यहाँ से बाय वॉक डिस्टेंस की बात करूँ तो थाजवास ग्लेशियर का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर का। 7 किलोमीटर्स हमें या तो आप बाय वॉक जाइए, बाय वॉक थोड़ा मुश्किल रहता है, या फिर यहाँ पर जो घोड़े होते हैं, जो खच्चर होते हैं वो चलते हैं। लेकिन फ़िलहाल स्नोफॉल का टाइम है तो यहाँ पर जो खच्चर हैं, जो घोड़े हैं वो नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ ये स्नो बाइक चलती है जो कि थाजवास ग्लेशियर प्रॉपरली नहीं जाती हैं। ये एक ऊपर पॉइंट है वहाँ तक लेके जाती हैं। लेकिन ये जो स्लेज वाले पॉइंट्स हैं ये आपको कुछ पॉइंट्स कवर कराते हैं। जो स्लेज वाली गाड़ियां हैं, एक तो बजरंगी भाईजान की जो मूवी की शूटिंग हुई थी वो वाला पॉइंट आपको कवर कराते हैं। एक ये पॉइंट कवर करवाते हैं सत्ते पर सत्ता, एक मूवी थी उसका जो शूटिंग पॉइंट था वो ये कवर करवाते हैं। और एक और पॉइंट है, मतलब ये 3 पॉइंट कवर करवाते हैं। तो इनके साथ आप जा सकते हैं ऊपर के लिए। लेकिन थाजवास ग्लेशियर अगर आपको जाना है तो उसमें जो घोड़ों का चार्ज लगता है उसकी अगर बात करूं तो 1400 रुपये पर पर्सन का चार्ज होता है एक व्यक्ति के लिए। मतलब 7 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर वापस आना। तो इसमें आपको टाइम भी काफ़ी लग सकता है। लेकिन वो काफ़ी अच्छी जगह है जब स्नोफॉल नहीं होती है, यहाँ पे स्नो का टाइम नहीं होता, तो उस दौरान थाजवास ग्लेशियर में आपको स्नो मिलती है तो वहाँ पर आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हमने सोनमर्ग में एक एक्टिविटी चूज़ की है जिसका नाम है स्लेज गाड़ी। अभी स्लेज को ऊपर की ओर लेकर जाया जा रहा है इस तरह से। यहाँ पे व्यक्ति ही इसको खींचते हैं और एक व्यक्ति हेल्पर के रूप में इसमें धक्का देते हैं और ये ऊपर ले जाते हैं। और फिर ऊपर पे हमारे 3 पॉइंट कवर करवाएंगे। और 3 पॉइंट कौन कौन से? तोता मोड़ है, बजरंगी भाईजान है और सते पे सता। अच्छा, 3 पॉइंट है जो कि हम वहाँ पे कवर करेंगे और फिर वहाँ से नीचे ढलान की ओर लेके आएंगे। फिर वहाँ से ढलान में रेस में वापस। अच्छा, ये मतलब ढलान यहाँ से ऊपर पहाड़ पे चढ़ के एक तरह से, तो पहाड़ से ढलान करते हुए हम नीचे की तरफ मतलब रसकते हुए आएंगे, जो कि काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। तो 0 से लेकर 100 की स्पीड पर आते हैं, तो काफ़ी अच्छा एडवेंचर है। आगे चलते हैं और पॉइंट्स को भी देखेंगे और फिर नीचे आएंगे। सोनमर्ग में स्लेज राइड को करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं अपने सबसे पहले पॉइंट पर, जिसका नाम है तोता पॉइंट। अब इसे तोता पॉइंट क्यों कहा जाता है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये पॉइंट यहाँ के जो स्की वाली लाइनिंग है उसके लिए फेमस है। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो जो लोग स्कीइंग करते हैं उनके लिए यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक रोप बनाई गई है, इसके थ्रू वो ऊपर की ओर जाते हैं। तो इस वजह से ये फेमस है और यहाँ से भी जो व्यू नज़र आता है वो बहुत ही खूबसूरत है। सोनमर्ग में स्लेज राइड करते हुए अब हम दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जो कि है बजरंगी भाईजान पॉइंट। इसे बजरंगी भाईजान पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सलमान खान की मूवी थी बजरंगी भाईजान, उसके एक सीन की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। जो मुन्नी को बॉर्डर क्रॉस करा के भारत से पाकिस्तान वाला भेजते हैं, वो वाला सीन यहाँ पर शूट हुआ था। यहाँ पर एक नाला होता है, एक्चुअल में अभी स्नोफॉल की वजह से वो नाला ढक गया है, लेकिन वो जो नाला है वो यही है। और ये जो बॉर्डर दिखाई गई है इसे ही मूवी के अंदर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर दर्शाया गया था। तो इस पॉइंट पर वो शूटिंग हुई थी, इस वजह से इस पॉइंट का नाम बजरंगी भाईजान पॉइंट रखा गया है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, जिसका नाम है सत्ते पे सत्ता पॉइंट। एक्चुअल में यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग हुई थी जिसका नाम है सत्ते पे सत्ता, अमिताभ बच्चन वाली, जिसमें वो 7 भाई रहते हैं। और यहाँ पर जिस सीन की शूटिंग की गई थी वो सीन है कि जब 7 भाइयों में से 2 भाई झरने में पानी लेने जाते हैं और वो सीन यहाँ पर शूट किया गया है। तो उस वजह से इस पॉइंट का नाम सत्ते पे सत्ता रखा गया है। और यहाँ पर जो पीछे आप ग्लेशियर देख पा रहे हैं, ग्लेशियर मतलब होता है जमी हुई बर्फ जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाती है। तो वो जो बर्फ है वो थाजवास ग्लेशियर की बर्फ नज़र आ रही है। थाजवास ग्लेशियर वैसे तो पीछे घूमकर जाया जाता है एक्चुअल व्यू पॉइंट के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ से भी देखना चाहें तो थाजवास ग्लेशियर को यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी सोनमर्ग के टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमें कुछ टूरिस्ट नज़र आए हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा सोनमर्ग में। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम।
आपको कैसा लग रहा है अभी यहाँ आकर? यहाँ आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ आके फील हो रहा है कि हम लोग को स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत जी, जी। है, जब हमारे इंडिया में इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस अवेलेबल हैं। जी तो आदमी पता नहीं क्यों बाहर घूमने जाता है। हमको अपने इंडियन टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, जी। एक्सप्लोर करनी चाहिए ये सब चीज़ें। तो इट्स फीलिंग गुड। मैम आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा भी सेम ही है भैया। इंडियन जब इतना ज़्यादा कल्चर डेवलप कर रहा है अपनी, तो फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? जब सारी चीज़ें इंडिया में अवेलेबल हैं तो जी, फिर जी। यहीं रहो, यहीं जी। एक्सप्लोर करो। और आप कहाँ से आए हैं? जी हम एमपी से। अच्छा एमपी से। एमपी में कहाँ से? ग्वालियर से आए हैं अच्छा हम लोग। ग्वालियर से आए हैं। तो अभी पूरा नहीं, अभी हमारा रिसेंट शादी हुई है, अच्छा। अभी 31 जनवरी। मतलब हनीमून ट्रिप पे है? हाँ अच्छा, तो बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है और कितनी अच्छी जगह पे आप आए हैं। हाँ, और क्या। और हैप्पी है, मतलब हैप्पी मैरिज। थैंक यू। हाँ, आपको बधाई हो। और अभी आगे गुलमर्ग सोनमर्ग आगे अभी भी जाएंगे। आज ये फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट डे आज। कल दूध पत्री होकर आए थे, आज सोनमर्ग आए, अभी अच्छा। गुलमर्ग और पहलगाम जाना है। ओके ओके। आपका भी पैकेज है? हाँ, पैकेज लिया तो हुआ। मतलब पैकेज कैसा रहा? मतलब पैकेज से एक्सपीरियंस ठीक रहता है? नहीं, बहुत अच्छा है। हमारा जो ट्रैवल एजेंसी है काफ़ी अच्छी है, और मतलब पैसे भी रीजनेबल ही लिए हैं, होटल्स भी बहुत अच्छे दिए हम लोग को। मतलब ये अपन को एक तरह से वो फैसिलिटी हो जाती है। हाँ, कि- बहुत। मतलब आप अगर खुद से बुक करके आएंगे तो मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा ही खर्च करेंगे और जी। ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए फर्स्ट टाइम। फिर वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि आप जाओ और ट्रेवल बुक करो हाँ। और इधर उधर भागो। सारी जिम्मेदारी खुद पे आ जाती है कि हाँ। भाई सारी माथाफोड़ी करो। पर ये सुविधाजनक है। सुविधाजनक है। पैकेज बेटर है अगर खुद के आने से ज्यादा। मैं पैकेज को बेटर समझता हूँ, क्योंकि जी अगर मैं खुद से भी बुक करता तो मैंने अंदाजा लगाया था, ऑलमोस्ट बचते भी तो 2-4 हज़ार रुपए बचते, कोई अंतर नहीं और पड़ता। उसमें लेकिन भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे पैकेज में होटल्स दिए, उसने ब्रेकफास्ट दे रहा है, डिनर दे रहा है, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट दे रहा है। मैं तो बड़ा खुश हूँ। मतलब इतना अच्छा नॉर्थ इंडियन फूड मिला है हाँ, हाँ। जिसकी कोई वो नहीं है। सही बात है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आपको भी मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो आपको। सोनमर्ग में अगर आप ऊपर की ओर स्केटिंग करते हैं तो इसका चार्ज लगता है 700 से 750 रुपये पर पर्सन का, जिसमें कि टाइमिंग डिसाइडेड नहीं है। अगर आप चाहें तो 2 घंटा भी स्केटिंग कर सकते हैं, चाहें तो 10 मिनट भी आप इसको कर सकते हैं। मतलब आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम लेते हैं स्केटिंग करने के लिए। अब टाइम आ चुका है स्लेज गाड़ी से नीचे जाने का, और ये जो टास्क होने वाला है काफ़ी एडवेंचर टास्क है, बिकॉज हम एक हिल के टॉप पर हैं और वहाँ से जो स्लोप मिलता है वो बड़ा गज़ब का होता है, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और इस एक्टिविटी को करने में उतना ही मज़ा आता है। डरना नहीं, बस डर के आगे ठीक है। काफी अच्छा लग रहा है पीछे ये पूरी स्लोप में हम ज़्यादा जा रहे हैं इसको करते हुए। काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है इसमें। तो अब हम पहुंच चुके हैं सोनमर्ग के लोकल मार्केट एरिया में। यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइन से कई सारी दुकानें हैं यहाँ से वहाँ तक, और इधर पीछे की साइड भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, लेकिन दुकानें बंद हैं। और अभी यहाँ पर हमारे साथ एक लोकल पर्सन है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर ये दुकानें बंद क्यों हैं और कब खुलती हैं ये दुकानें सर दिसंबर से बंद रहती है। अच्छा, दिसंबर से लेकर मार्च तक। मार्च तक। मार्च में और खुल जाते हैं, लेकिन इस साल पहली बार है हिस्ट्री में खाली 4 या 5 दुकानें यहाँ पे खुली है। तो वो है, इसका कारण ये है कि बर्फ़ कम है इस साल, क्योंकि यहाँ पहले 8 फुट 9 फुट बर्फ़ होता था सर। अभी कम है ये? इस वक्त तो कम, बहुत कम है। ये तो कुछ नहीं है। ये बर्फ़ जो है ये आपको दिखता था यहाँ पे मई में। इस फरवरी के महीने में यहाँ इस वक्त कम से कम 8-9 फुट बर्फ़ होता था। मतलब अपन पूरे डूब जाए इतना? पूरा डूब जाता, 1 मंजिल ढक जाता था पूरा। 1 मंजिल? अच्छा, ये दुकान है 1 मंजिल? पूरा 1 मंजिल ढक जाता था। अच्छा, तो इस साल बर्फ बहुत कम हुआ है सर। तो फिर जब ज़्यादा बर्फ गिर जाती है तो फिर दुकानें कैसे खोलते होंगे? नहीं खोलते हैं सर। नहीं खोलते ये दिसंबर से लेकर मार्च तक बंद रहता था पूरा मार्केट। आगे 15 किलोमीटर से बंद रहता था पूरा। अच्छा। फिर मार्च में खुल जाता था, फिर हम मार्च में आते थे यहाँ पे। हाँ। यहाँ का जो गांव है वो भी अभी बंद है। हाँ। वो भी आएंगे अप्रैल में, वो वापस आएंगे यहाँ तो पे। वो कहाँ रहे लोग? कहाँ रहते? वो यहाँ से नीचे 20 किलोमीटर जाते हैं सर। 20 किलोमीटर नीचे जी, गगनगैर नाम है उस गाँव तो का। वहाँ पे वो
अलग घर बना के रहते हैं? वहाँ उनके पास 2 मकान है। एक तो यहाँ पे है सोनामर्ग में, दूसरा नीचे कुलन एक गांव है वहाँ पे है सर। हाँ भाई साहब, मैं एक प्रश्न और पूछना चाह रही थी कि यहाँ पर हम लगभग 30 किलोमीटर पीछे हम जा रहे थे, मतलब वहाँ से जब सोनमर्ग आ रहे थे तो बीच बीच में काफ़ी बस्तियाँ हमको दिखाई दे रही थी। काफ़ी मकान बने हुए हैं, बर्फ़बारी भी हुई है वहाँ पर, स्नोफॉल भी, मतलब स्नो जमी हुई है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, मतलब उनके रोजगार का क्या स्रोत है, किस तरीके से वो अपना जीवन जीते हैं। देखिए मैम, यहाँ पे जो भी डिपेंड है वो टूरिस्ट पे है जी। टूरिस्ट और यात्रा पे। अमरनाथ यात्रा जो आ रही है 2 महीने, हाँ। और जो टूरिस्ट आ रहा है, हाँ। तकरीबन 90% उसी पे डिपेंड है। अच्छा। यहाँ का रोजगार जो है जी, जी। 90% इसी पे डिपेंड है। हाँ। जी। मतलब टूरिस्ट यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। जी, जी, जी। और वही यहाँ के लोगों का एक मतलब जी, जीवन जी, यापन का एक बहुत अच्छा स्रोत बन जाता है, जी, जरिया बन जाता है। बराबर। जी, ओके ओके। सोनमर्ग मार्केट के सामने ही एक इंटरेस्टिंग स्थान भी बना हुआ है अमरनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ, जैसे कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है यात्री निवास। जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो लोग यहाँ पर आकर रुकते हैं, और ये एक तरह का मतलब रहने वाली जगह हो गई, क्योंकि यहाँ से बालटाल लगभग 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर है जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। तो यहाँ से गाड़ी लेकर जाती है अमरनाथ यात्रा के लिए। जब लोग यात्री यहाँ पर रुकते हैं, ये जो आप घर देख रहे हैं जिनकी छतों पर अभी बर्फ़ जमी हुई है पूरी तरह, लोग यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ से जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर हेलीपैड भी बना हुआ है। जो लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं वो हेलीपैड के लिए जाते हैं, और जो पैदल जाना चाहते हैं वो बालटाल के लिए जाते हैं। और ये जगह भी मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरह का बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत से जो घर हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। छतों के ऊपर बहुत मोटी मोटी लेयर बर्फ़ की जमी हुई है, और नीचे भी पूरा बर्फ़ का एरिया जो है वो जमा हुआ है। अब मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर आपसे कि ये जो जेसीबी अभी यहाँ खड़ी हुई है, क्या ये बर्फ से हटाने के लिए काम आती है? बर्फ के लिए पूरा जितना भी है, मतलब जो जैसे रोड वगैरह ब्लॉक हो जाए, पूरा 2-2.5 फीट बर्फ होती है, फिर जेसीबी वगैरह साइड में करके जी तो रोड खोलते हैं। अच्छा, उसके बाद मतलब रोड खोलने के लिए काम आती है। ओके। और सर ये जो पेड़ दिख रहे हैं ऊपर की साइड, ये कौन से पेड़ हैं? ये है पाइन ट्री। इसको चीड़ का पेड़ बोलते हैं वैसे। चीड़ का। अच्छा, चीड़ का पेड़ है ये सारे के सारे? तो ये सारे वो है, लेकिन पाइन ट्री भी बोलते हैं इसको। हाँ, तो हाँ। वो सारे। और ऊपर की साइड देवदार भी है? ऊपर देवदार है, हाइट पे रहता है। ओके ओके। अब सोनमर्ग के एक खूबसूरत नज़ारे को दिखाते हुए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं बर्फ़ ही बर्फ़ है, लेकिन यहाँ पर ये पानी कहाँ से आ रहा है? इस पानी को भी जम जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ये पानी आ रहा है बर्फ़ पिघलने से। और ये बर्फ़ पिघल कैसे रही है आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं। अभी बर्फ़ भले यहाँ पहाड़ों पे है, हर जगह बर्फ़ नज़र आ रही है, लेकिन ऊपर सूरज निकला हुआ है, और सूरज की जैसे ये किरणें इन बर्फ़ पे गिरती है तो बर्फ़ धीरे धीरे करके पिघलती है, और पिघल कर ये जो पानी आ रहा है ये वही बर्फ़ का पानी है। जब आप इस पानी को छुएंगे तो आपको एक्चुअल में फील हो जाएगा कि ये पानी बर्फ़ का ही है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे का ये पानी है। बस वो बहता जा रहा है, इस वजह से जम नहीं पा रहा। अदरवाइज आगे साइड में आप देखेंगे तो पत्थर के किनारे पर ये बर्फ़ जमी हुई भी नज़र आती है। लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत जगह है। एक्चुअल में जो लोग बोलते हैं कि धरती पर स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, तो वो एक्चुअल में यहाँ आकर आपको फील होगा, क्योंकि जो हम बोलते हैं कि जन्नत है, जन्नत में बादल होते हैं, पूरी तरफ सफ़ेदी होती है, तो वो जो फील वाला चीज़ है वो आपको यहाँ पर फील होती है। सोनमर्ग में आगे भी काफ़ी सारे स्थान हैं, लेकिन हम आगे इस वजह से नहीं जा पा रहे क्योंकि गाड़ी यहाँ पर स्किड कर रही है, क्योंकि आप जहाँ हम खड़े हुए हैं ये पूरी की पूरी बर्फ़ जमी हुई है, और जमी हुई बर्फ़ कुछ इस तरह से कि हार्ड हो चुकी है बर्फ़, तो जब भी टायर इस पे चलता है तो वो टायर फिसलते हैं, तो आगे की ओर गाड़ी बढ़ ही नहीं पा रही। जैसे कि यहाँ पर आप मार्क देख सकते हैं, ये मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर गाड़ी हमारी काफ़ी देर से फंसी हुई थी, इसी के ऊपर बर्फ़ के ऊपर वो टायर घूमता रहता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो इस हैवी स्नोफॉल की वजह से हम आगे की ओर तो नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन सोनमर्ग अगर आप आते हैं तो किन और पॉइंट्स को आप देख सकते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानेंगे सर से। वैसे पॉइंट्स के बारे में थोड़ी जानकारी मुझे है, लेकिन वो यहाँ से कितना दूर हैं और उन पॉइंट्स पर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सर से जानते हैं। एक पॉइंट तो है बालटाल, जो कि यहाँ से थोड़ा आगे पड़ता है। सर वो कितना दूर पड़ता है बालटाल? बालटाल यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है।
वहाँ से वहाँ क्या है मतलब ऐसा? वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू पॉइंट भी है, और अमरनाथ यात्रा का वहाँ पे जो मेन बेस कैंप लगता है जी। तो वहाँ पे होता है। वहाँ से कितनी रह जाती है अमरनाथ यात्रा? लगभग 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। अगर बालटाल हम पहुँच जाते हैं तो 14 किलोमीटर। ओके। और उससे अगर आगे जाते हैं तो कौन सा पॉइंट आता उससे है? आगे अगर आगे जाते हैं हम तो जोजिला पास है, जो जोजिला यहाँ से पास। लगभग 25 किलोमीटर लगभग इतना मतलब है। जोजिला पास में क्या है देखने लायक? वो एक पास है, मतलब जैसे काफी हाइट में है, 11 रास्ता बोल सकते हैं। हाँ, रास्ता बोल सकते हैं, मतलब लेकिन व्यू पॉइंट है एक तरह का मेन। व्यू पॉइंट है, 11,500 फीट है। 11,500 फीट। पे है, तो 11,500 फीट मतलब बहुत ज्यादा हाइट हो गई। बहुत ज्यादा। अभी इस टाइम पे तो मेरे ख्याल से बंद ही होगा वो। अभी बंद है क्योंकि अभी यहाँ से ही नहीं गाड़ी जा पा रही है, तो हाँ। वहाँ पे तो इस टाइम कम से कम 10 से 15 फीट बर्फ है। 10 से 15 फीट मतलब हम तो डूब ही जाएंगे इतनी, इतना मतलब इतनी बर्फ है। हाँ, और सॉफ्ट बर्फ में तो आराम से आदमी को पूरा ही समा जाता है अंदर। हाँ हाँ, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे काफी सॉफ्ट हाँ, बर्फ है, काफी जब इसमें soft है। हाथ में लेते हैं तो ये पूरा मतलब ये देखो पूरा ऐसा लगता है जैसे नमक है। नमक है, हाँ, नमक की तो तरह बर्फ हो रही है पूरा बिल्कुल। वो चीज़ है, तो इससे अगर इतनी बर्फ रहेगी तो आदमी आराम से घुस जाएगा। हाँ, और सर जोजिला पास के आगे भी कुछ है ना? उसके आगे जो जिला वो तो जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट। 0 पॉइंट जो है ये कश्मीर और लेह का बॉर्डर है। कश्मीर और लेह। हाँ, अच्छा, मतलब लेह लद्दाख को वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब देखो जैसे डिस्ट्रिक्ट इसी वजह से 0 पॉइंट नाम रखा है कि 0 मतलब point एक जीरो सीमा हो गई, बॉर्डर हो गई, बॉर्डर हो गया। जहाँ से इधर तो कश्मीर हो गया, इधर लद्दाख हो गया, इस तरह से। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट अभी यहाँ से है ना, जैसे सोनमार्ग वगैरह, हाँ। तो वहाँ से हमारा कारगिल डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। ओके तो ओके कारगिल जो लेह लद्दाख में ही आता है, मतलब ओह, उन्हीं का पार्ट है। ओके, कारगिल वाला हाँ, पार्ट आ गया। कारगिल का। और वहाँ पे वॉर मेमोरियल भी बना हाँ, हुआ है? वहाँ पे भी है, वो कारगिल भी- में भी है, 0 पॉइंट में भी है, जी। तो काफी वहाँ पे बने हुए हैं जो हमारे इंडियन आर्मी के जितने भी है शहीद वहाँ उस साइड पे उनके बनाया, लिए, उनकी शहीदों की याद यादगार में। बनाया। जी जी। तो अभी तो हम उन पॉइंट्स तक नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अगर आप सोनमर्ग आते हैं, कश्मीर आते हैं, तो उन पॉइंट्स पर आप ज़रूर जाइए। काफ़ी अच्छे प्लेसेस हैं और वहाँ से जो व्यू दिखता है वो एक अलग ही लेवल है। तो सोनमर्ग के इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप सोनमर्ग या कश्मीर घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं, तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपने जर्नी स्वयं ही प्लान करें, सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है, वो है टूर पैकेज लेने का, ट्रैवल पैकेज लेने का, जिसमें कि सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी करके देती हैं और आप अपने ट्रिप को बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक ट्रैवल पैकेज बुक किया है कश्मीर के लिए, जिसमें कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर, ये चारों प्लेसेस शामिल हैं। सोनमर्ग तो अभी हमने देखा, अगले आने वाले वीडियोस में हम गुलमर्ग, पहलगाम ये भी देखेंगे। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारी तरह एक ट्रैवल पैकेज बुक करके कश्मीर घूमें, तो आप प्रिया ट्रैवल्स के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया है, जिससे कि आपको सारी सुविधाएं उसमें इंक्लूडेड मिलती हैं। तो अगर आप चाहते हैं प्रिया ट्रैवल्स के साथ अपना ट्रैवल पैकेज बुक करना, तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपना ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है सोनमर्ग और सोनमर्ग घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।